हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ इंग्लिश के हाई स्कूल के पेपर का पूरा एक्सप्लेनेशन। मैं आपको बताऊंगा कि हाई स्कूल का जो पेपर आता है वो किस तरह से आता है। इससे पहले जो मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं अपने इस नए यूट्यूब चैनल में, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट्स के पेपर का एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको, चाहे वो हाई स्कूल के हो और इंटर के भी मैं करूंगा। अभी फ़िलहाल हाई स्कूल की सीरीज़ शुरू की है, तो ये हाई स्कूल में आज मैं हाई स्कूल के इंग्लिश के पेपर का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको देने जा रहा हूँ। पूरा डिटेल बताऊंगा कि जो मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जो बताया था, मैं आपके सामने पेपर रखूँगा। बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर कैसा होता है, बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर किस तरह से आता है और उसमें क्वेश्चंस किस तरह से दिए होते हैं, आपके सामने मैं रखने के लिए जा रहा हूं। तो मेरे हाथ में ये पेपर है और आपको स्क्रीन पे वो चीज़ नज़र आएगी। तो देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर ये पिछले साल का है, 2023 का बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर है। इसमें लिखा है समय 3 घंटे 15 मिनट। पहले के एग्ज़ाम में केवल 3 घंटे का समय मिलता था। अब बोर्ड एग्ज़ाम में समय 3 घंटे 15 मिनट कर दिया गया। ये एक्स्ट्रा 15 मिनट आपको मालूम होगा, ये एक्स्ट्रा 15 मिनट इसलिए दिए जाते हैं कि स्टूडेंट्स पूरे पेपर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकें, ताकि उनमें कोई भी गुंजाइश ना रह जाए, वो खूब थोड़ा सा समझ सकें, थोड़ा सा उनको संभलने का मौका मिले। क्योंकि जैसे ही पेपर बढ़ता है, जैसे ही पेपर मिलता है एग्ज़ाम हॉल में, वैसे ही एक परेशानी सी होने लगती है, एक घबराहट सी हो जाती है स्टूडेंट्स को। तो ऐसी ना होने पाए, तो उनको 15 मिनट एक्स्ट्रा दे दिए गए, स्टूडेंट्स को 15 मिनट ज़्यादा दे दिए गए। तो ये उसके लिए पूर्णांक 70 नंबर का पेपर होता है। देखिए इंस्ट्रक्शंस आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इंस्ट्रक्शंस में पहला इंस्ट्रक्शन लिखा है, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। शुरू के 15 मिनट कैंडिडेट्स को दिए गए हैं क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। सेकंड, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सारे क्वेश्चन अनिवार्य हैं, यानी सब करने हैं। तीसरा नंबर है, दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। इस क्वेश्चन पेपर के 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। आपको इसके पहले वाले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो ये वाला वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब आगे चलता हूँ। चौथा पॉइंट है, पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच दैट हैव टू बी आंसर्ड ऑन OMR आंसर शीट। जो पार्ट ए है उसमें 20 क्वेश्चन दिए हैं, बहुविकल्पीय सवाल हैं, जिनके आंसर आपको OMR शीट पे करनी है। ये OMR शीट आपको एग्जाम हॉल में कॉपी के साथ आपको OMR शीट भी मिलेगी। और मैंने आपसे कहा था OMR शीट के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा। OMR शीट कैसे फिल की जाती है, क्या तरीका होता है उसको फिल करने का, वो मैं आपको उस वीडियो में बता दूंगा। अभी आप इतना समझ लीजिए जो भी इंस्ट्रक्शन बताए जा रहे हैं पेपर में। पांचवा पॉइंट दिया है, फॉर पार्ट ए रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR आंसर शीट। डू नॉट इरेज, कट और यूज वाइटनर ऑन द OMR आंसर शीट आफ्टर आंसरिंग। क्या मतलब हुआ? पार्ट ए के सारे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए और आपको उनका आंसर OMR शीट पर ही देना है। सही वाला जो उसमें सही ऑप्शन वाला जो गोला होगा उसे काला करना रहता है। डू नॉट इरेज, उसे मिटाइए नहीं, किसी तरह से उसको कट मत कीजिए, किसी तरह से उसमें वाइटनर का यूज़ मत कीजिए, वरना वो आपका काउंट ही नहीं होगा। आपका आंसर सही भी अगर है, अगर आपने इरेजर यूज़ कर लिया या उसको कट कर दिया या वाइटनर लगा दिया, तो फिर वो आपका आंसर काउंट ही नहीं होगा, यानी वो मार्क्स आपके गए। आपका आंसर सही भी है तो भी उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब आया 6 नंबर का पॉइंट, मार्क्स ऑफ द क्वेश्चंस आर मेंशन्ड अगेंस्ट देम। हर क्वेश्चन के सामने सामने उसके मार्क्स लिखे हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। 7 पॉइंट है, पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ 50 मार्क्स। अब जो इसका पार्ट बी है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, यानी उसमें आपको सारा लिखना ही लिखना है। ये 50 नंबर का है। ठीक है, अब आया 8वां पॉइंट है, ऑल द क्वेश्चंस ऑफ पार्ट बी आर टू बी अटेम्प्टेड ऑल एट ए टाइम। यानी कि पार्ट बी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और सबसे लास्ट में पॉइंट दिया है 9th वाला, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन एंड गो अप टू द लास्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन से शुरू कीजिए और आखिरी क्वेश्चन तक जाइए। डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन द क्वेश्चन यू कैन नॉट सॉल्व। जो आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है उस पर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, यानी कि जो आपको आ रहा है उसको आप कीजिए, कोशिश कीजिए पहले से शुरू करें और आखिरी तक कंप्लीट करें।
ठीक है, अब पेपर की शुरुआत देखिए। देखिए पेपर का पहला पेज। पेपर में पार्ट ए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पार्ट ए में एक अनसीन पैसेज आता है। ये अनसीन पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद उसमें नीचे 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। अब ये अनसीन पैसेज मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, मैं एक बार पढ़ देता हूं। सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया. His countrymen called him Netaji because he led them on the right path. He was imprisoned many times, but he soon found out that more efforts should be made to make India free. The British power was getting weaker in the Second World War. He thought of shaking it from all sides. One day, he escaped from Calcutta in the guise of a Pathan and went to Germany via Peshawar. From Germany, he went to Japan. He organized the Indian National Army that fought many battles against the British forces. He said to his countrymen, "Give me blood and I will give you freedom." तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब जरा इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आया इस पैसेज से, इस अनसीन पैसेज से। हु वॉज सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस कौन थे? ए ग्रेट साइंटिस्ट, बी ए ग्रेट आर्टिस्ट, सी ए ग्रेट लीडर, डी नन ऑफ दीज। तो अब आपने जब पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ा, यही सबसे इंपॉर्टेंट काम है। पैराग्राफ को, इस पैसेज को, जो अनसीन पैसेज मिलेगा, बड़े ध्यान से 1 बार 2 बार पढ़ लीजिएगा पहले और उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। हु वॉज सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस कौन थे? अब आपने अगर पैसेज ध्यान से पढ़ा है तो देखिए पहली ही लाइन में, देखिए पहली ही लाइन में लिखा है सुभाष चंद्र बोस वॉज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। तो लीडर थे, तो सही आंसर इसका होगा सी वाला, ए ग्रेट लीडर। सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हुज स्टेटमेंट इज दिस? ये स्टेटमेंट किसने दिया? ये कथन किसका है? तो बिल्कुल क्लियर है, जिसने भी ध्यान से पूरा ये पैसेज पढ़ा होगा वो अपने आप समझ जाएगा कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ही है। तो 4 ऑप्शन में से इसमें सुभाष चंद्र बोस जी वाला ऑप्शन कौन सा है? बी, सुभाष चंद्र बोस। अब आया तीसरा, इंडियन नेशनल आर्मी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाई। जो इंडियन नेशनल आर्मी है किसने ऑर्गेनाइज की थी? अब अगर आपने पैसेज को ध्यान से पढ़ा है तो पैसेज के नीचे से चौथी लाइन पे जब आप जाएंगे तो लिखा है, देखिए यहाँ पे, फ्रॉम जर्मनी ही वेंट टू जापान। इसके आगे से लिखा है ही ऑर्गेनाइज्ड द इंडियन नेशनल आर्मी। यहाँ ही कौन है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? सी वाला, सुभाष चंद्र बोस। इस तरह से ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 3। इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ आंसर द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि ये ग्रामर के 5 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें चौथा सवाल लिखा है शी, फिर फिल इन द ब्लैंक दे दिया है, टू द मार्केट विद हर कजिन्स। अब इसमें ऑप्शन है हैड गॉन, वेंट, विल गो, ऑल आर करेक्ट। तो इसमें हैड गॉन हम रखते हैं, शी हैड गॉन टू द मार्केट विद हर कजिन्स, तो भी सही है। शी वेंट रखते हैं, शी वेंट टू द मार्केट, तो भी सही है। शी विल गो टू द, यानी कि ये तीनों ही चीज़ें सही हैं। अगर आपने टेंस पढ़ा है, टेंस की आपको जानकारी है, तो आप समझ जाएंगे ये तीनों सही है। इसका सही ऑप्शन है ऑल आर करेक्ट। और अगर टेंस में आप कमज़ोर हैं, टेंस में कोई आपको परेशानी है, तो टेंस का पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो आप देख लेंगे तो कभी भी नहीं भूल पाएंगे। उस वीडियो का, जो ये वाला वीडियो मैंने कंप्लीट बना रखा है, इस वीडियो को आप डायरेक्ट एक लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं डायरेक्ट। मैं उस लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके उस लिंक पे क्लिक करके पूरा टेंस का वीडियो देख सकते हैं। अब आया 5वां सवाल, इफ़ ए स्टूडेंट वॉन्ट्स टू नो एवरी न्यू थिंग। अगर एक स्टूडेंट हर नई चीज़ को जानना चाह रहा है तो उसे क्या कहेंगे? इंटेलिजेंट, कॉशियस, केयरफुल या क्यूरियस? जी हाँ, सही आंसर है क्यूरियस, जिज्ञासु, जो हर चीज़ को जानना चाहता हो। 6वां सवाल है रीअरेंज द फॉलोइंग। इसमें मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बताना चाहूँगा कि कोई भी सेंटेंस अगर सही ढंग से लिखा है, बिल्कुल सही क्रम से लिखा हुआ होता है, तो वही वो अरेंज सेंटेंस कहलाते हैं। अब यहाँ पे कुछ गलत सेंटेंसेस ऑप्शन में दे दिए जाएंगे, उसमें आपको ये सेलेक्ट करना होता है कि जो सही ऑर्डर में लिखा हुआ सेंटेंस है। तो ए, एल्डर्स वी ग्रेट शुड फॉर हैव रेस्पेक्ट आवर। B, respect we should great have our for elders. C, our great elders for we have respect should. और D, we should have great respect for our elders. तो we should have great respect for our elders, D वाला ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही। अब आया 7वां, which of the following words is misspelled। ये क्वेश्चन आता है स्पेलिंग बेस्ड।
इसमें आपको 4 वर्ड्स दे दिए गए हैं। इन चारों वर्ड्स में किसकी स्पेलिंग गलत है? अब आपने स्पेलिंग अगर ध्यान से देखी है तो आप समझ जाएंगे। रिसीव, डिसीव, कंसीव और परसीव। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि परसीव की स्पेलिंग गलत है, ये मिस स्पेल्ड है। परसीव की स्पेलिंग लिखी है PERCIEVE, जबकि सही स्पेलिंग होती है PERCEIVE। ओके, अब आया 8वां सवाल, फिल इन द गैप विद द सूटेबल प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस ऑन, एट, इन, अपॉन, ये सब प्रीपोजिशंस है। तो इसमें सही प्रीपोजिशन क्या आती है? ही हैज़ नो डिजायर फेम। फेम के साथ में याद कर लीजिएगा फॉर आता है, तो यहां पर सही ऑप्शन होगा बी वाला, ही हैज़ नो डिजायर फॉर फेम। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले पेज नंबर 4 में। अब पेज नंबर 4 में ये जो क्वेश्चन शुरू हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 10 तक, ये आपका फर्स्ट फ्लाइट बुक जो आपकी है ये उससे आता है। मैंने उसमें इससे पहले वाले वीडियो में पूरा क्लियर बता रखा है आपको। तो ये जो पैसेज आया है, बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली आई वॉज नॉट फ्री, अगर आपने चैप्टर ठीक से पढ़ा है तो आप समझ जाएंगे। ये आया है फर्स्ट फ्लाइट की जो बुक है आपकी, उसमें लेसन नंबर 2 है आपका नेल्सन मंडेला जी, उस चैप्टर से ये आया है पैसेज। अब इसके क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं। द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपल ऑफ हिज कंट्री वॉज, ठीक है, द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपल ऑफ हिज कंट्री वॉज, क्या इसका सही आंसर? सैंक्शनड, सपोर्टेड, कर्टेल्ड, अपोज्ड। यानी उनके देश के जो काले लोग थे, उन लोगों की जो आज़ादी थी, उस आज़ादी को क्या किया गया था? सैंक्शनड, सपोर्टेड, कर्टेल्ड या अपोज्ड? तो इसका सही आंसर है कर्टेल्ड। अब अगर यहाँ आप ऊपर जाके देखोगे कि यहाँ पर ऊपर से पैसेज की तीसरी लाइन, इसीलिए कहा गया पैसेज को ध्यान से पढ़िएगा। तीसरी लाइन में देखिए, आप देख सकते हो कर्टेल्ड आपको दूर से लिखा दिख रहा है। ठीक है, मैं सेकेंड लाइन पढ़ देता हूँ, सेकेंड लाइन से पढ़ देता हूँ। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, यानी फ्रीडम को कर्टेल किया गया था, उन लोगों की आज़ादी को कम किया गया था, घटाया गया था। तो ये हो जाएगा इसका सही ऑप्शन कर्टेल। 10वां सवाल है, द ऑथर फेल्ट द ग्रेटर हंगर फॉर, जो ऑथर हैं इसके, उनको किस बात की बहुत ज़्यादा इच्छा थी? ए, द फ्रीडम ऑफ हिज पेरेंट्स, द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, द फ्रीडम ऑफ हिज फ्रेंड्स, द फ्रीडम ऑफ हिज नेबर। यानी कि माता पिता की आज़ादी के लिए, अपने लोगों की आज़ादी के लिए, अपने दोस्तों की आज़ादी के लिए, या अपने पड़ोसियों की आज़ादी के लिए। तो सही ऑप्शन है बी वाला, द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। आप इसको जब पढ़ेंगे तो आप इसमें पाएंगे। ऊपर से आप देख लीजिए एक बार, पैसेज में देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5वीं लाइन में आपको इसका आंसर मिल रहा है, बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। तो पैसेज को ही ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे। ये फर्स्ट फ्लाइट से एक पैसेज आ गया, इसके अंदर से 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग चलते हैं 5वें पेज पे। 5वें पेज में जो क्वेश्चन नंबर 11 to 13 है, 11 से लेकर 13 तक, ये भी फर्स्ट फ्लाइट बुक से ही होता है। तो इसमें आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, इनका आंसर करना है। यानी कि ये 1 2 3, ये 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको देख के करने हैं। अब इसमें 11वें में सवाल दिया है, द पोस्ट मास्टर। अब पोस्ट मास्टर देखते साथ ही आप समझ गए होंगे कि ये जो है ये लेटर टू गॉड चैप्टर से, देखिए ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, द पोस्ट मास्टर वॉज ए, फिर फिल इन द ब्लैंक है, फिर एमिएबल फेलो। तो यहाँ पर सही ऑप्शन इसका क्या आएगा? रूड, फ्रेंडली, लेजी या फैट? फैट, थोड़ा सा वो मोटे थे तो इसलिए यहाँ पे फैट एमिएबल फेलो। और 12वां सवाल है एन फ्रैंक, ये कुछ चैप्टर से आया है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ये चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट का, इसमें से ये आया है। ये एन फ्रैंक वॉन्ट्स टू कीप ए डायरी, एन जो एन फ्रैंक थी वो अपनी डायरी क्यों रखना चाहती थी? 4 ऑप्शन है। शी इज़ फॉन्ड ऑफ कीपिंग डायरी, डायरी रखने का शौक था उन्हें। शी हैज़ नो फ्रेंड टू टॉक एंड शेयर हर फीलिंग्स, उनके कोई फ्रेंड नहीं थे जिससे वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकती। शी वॉन्ट्स टू कीप अ रिकॉर्ड इन इट, वो अपना रिकॉर्ड उसमें रखना चाहती थी। या मिस्टर कीजिंग हर टीचर हैड आस्क्ड हर टू डू, या उनके टीचर ने उनको ऐसा करने के लिए कहा था। तो अगर आपने ये चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक पढ़ा है ठीक से, तो अपने आप समझ जाएंगे बी वाला ऑप्शन, शी हैज़ नो फ्रेंड टू टॉक एंड शेयर हर फीलिंग, उनके कोई भी दोस्त नहीं थे जिससे वो अपनी फीलिंग शेयर कर सकती, इसलिए वो डायरी लिखती थी। अब हम 13वें सवाल में आते हैं, 13 क्वेश्चन पे। द मेन क्रॉप ऑफ कूर्ग इज, ये आया है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया चैप्टर से,
इसमें 3 स्टोरीज है ना, उसमें एक कुर्ग स्टोरी है, उसमें से ये लिया गया। तो मेन क्रॉप, उनकी मुख्य फसल क्या थी कुर्ग में? राइस, कॉफ़ी, टी या स्पाइसेस? तो आपने अगर चैप्टर ठीक से पढ़ा है आप समझ जाएंगे कॉफ़ी। ठीक है, सही ऑप्शन कॉफ़ी। 13 का सही उत्तर है कॉफ़ी, बी वाला। अब आ गए क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में। क्वेश्चन नंबर 14, 15, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस फॉलोइंग इट। अब इसको, ये आ गया पोइट्री का सेक्शन, ये भी फर्स्ट फ्लाइट से है। देखिए कौन सी 4 लाइन्स आई हैं ये वाले एग्जाम में, 2023 का पेपर है ये, पिछले साल का। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी। अब आप ये द वे अ क्रो, अगर पोएम आपने पढ़ी है तो आप पहली ही लाइन से समझ जाएंगे कि ये जो आया है, ये आया है डस्ट ऑफ स्नो पोएम से। पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो पोएम से ही आया है। तो इस पोएम से क्वेश्चन देखिए क्या आया, हु वॉज सिटिंग इन द ट्री। पेड़ पे कौन बैठा? इतने इजी क्वेश्चन। ए कुकू, ए स्पैरो, ए पिजन, ए क्रो। क्लियर? क्रो सही ऑप्शन 14 का डी वाला, ए क्रो। अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर 6 पर। पेज नंबर 6 में हम लोग चलते हैं। पेज नंबर 6 में आप स्क्रीन पे देखिए सवाल नंबर 15, वेयर वॉज द पोएट स्टैंडिंग। जो पोएट है वो कहाँ पे खड़ा था? अंडर अ हेमलॉक ट्री, अंडर ए बनियन ट्री, अंडर ए पीपल ट्री, अंडर ए नीम ट्री। तो पोएम आपने पढ़ी है, आप अपने आप ही समझ जाएंगे। देखते साथ ही पहला ऑप्शन अंडर ए हेमलॉक ट्री। तो ये 15 सवाल कंप्लीट हुए। अब हम लोग 16वें सवाल पे चलते हैं। एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिकी। एट द क्लिनिक यानी कि ये क्वेश्चन देखिए कहाँ से आया, जो दूसरी वाली जो बुक है। अब 16 नंबर से क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहा है, 16 नंबर से जो क्वेश्चन शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है जो आपकी दूसरी बुक है फूड प्रिंट्स विदाउट फीट्स के जो बुक है, उससे ये क्वेश्चन लिए गए हैं। और उससे 5 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस आते हैं, यानी कि बहुविकल्पी सवाल आते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 एंड 20, ये 5 सवाल। अब देखिए इसमें 16वां सवाल दिया है, एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिकी। ट्रिकी जो कि डॉग था। हाँ, इस क्वेश्चन को किससे लिया गया है? अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ठीक है, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी चैप्टर से लिखा है। तो उसमें आपने अगर पढ़ाई की है तो आप समझ जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिकी, इसका सही ऑप्शन है सी वाला, नो फूड फॉर 2 days, 2 दिनों से उसे कुछ खाने को नहीं दिया था। 17 वाला क्वेश्चन आता है, हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीव्स स्टोरी। देखिए इस क्वेश्चन से क्या सीख मिल रही है कि इस फूड प्रिंट्स विदाउट फीट की जो बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं, उस चैप्टर्स के जितने भी नरेटर्स हैं, लेखक जो उनके ऑथर्स हैं, उनके नेम याद कर लीजिएगा आप लोग। क्योंकि उस देखिए एक क्वेश्चन ये आ गया, चैप्टर का नाम दे दिया और आपसे पूछ लिया इसके नरेटर कौन है, यानी इसके लेखक कौन है। तो अगर आपको लेखक याद होगा तो आपको बाकी सारे ऑप्शन देखने ही नहीं पड़ेंगे। रस्किन बॉन्ड, ठीक है, 17 का ऑप्शन ए वाला सही है, रस्किन बॉन्ड। तो 18वें सवाल में चलते हैं। 18वां सवाल है, वेयर डिड ग्रिफिन स्टे एट आइपिंग। ठीक है, ये किससे आया है? ये आया है चैप्टर फूड प्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर से आ गया है। तो इसमें वेयर डिड ग्रिफिन स्टे, ग्रिफिन ने कहाँ स्टे किया था? इन एन इन अ चर्च, इन ए होटल, इन अ टेम्पल। एक सराय में या एक गिरजाघर में, एक होटल में या फिर एक मंदिर में। तो एक सराय में सही ऑप्शन है इन एन इन। अब आया 19 क्वेश्चन, व्हाट डिड एब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड। एक नया चैप्टर है, इसमें जो क्वेश्चन दिया है कि एब्राइट जो थे वो अपने बचपन में क्या चीज़ें कलेक्ट करते थे। ये आपका क्वेश्चन आया है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट चैप्टर से। अब इसमें क्या है कि इसमें ये जो ऑप्शन दिए हैं, बटरफ्लाइज, कॉइन्स, स्टैम्प्स, ऑल ऑफ दीज। अब इसमें बटरफ्लाइज वो कलेक्ट करते थे, वो कॉइन्स भी कलेक्ट करते थे, स्टैम्प का कहीं मेंशन नहीं है चैप्टर में, लेकिन फिर भी इसका ऑप्शन जो होना चाहिए वो ऑल ऑफ दीज आंसर इसका होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन इसमें ऑल ऑफ दीज कर सकते हैं, डी वाला ऑप्शन इसका सही है। अब आया आखिरी सवाल 20वां सवाल है, मिसिस लॉयसल वेंट टू एमएमई फॉरेस्टियर टू बोरो। ये आया है चैप्टर द नेकलेस से। ठीक है, द नेकलेस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया। अब इसमें जो एमएमई है ये शॉर्ट फॉर्म है मैडम का, ये फ्रेंच में ये मैडम का शॉर्ट में एमएमई कह दिया जाता है, एमएमई फॉरेस्टियर। तो ये क्वेश्चन हो गया, मिसिस लॉयसल वेंट टू एमएमई फॉरेस्टियर टू बोरो। वो मिसिस लॉयसल जो गई थी मैडम फॉरेस्टियर के पास, क्या बोरो करने के लिए गई थी, उनसे क्या लेने के लिए गई थी? अ ब्यूटीफुल ड्रेस, अ नेकलेस, अ ब्रेसलेट, ऑल ऑफ दीज। तो चैप्टर का नाम ही एक नेकलेस है, आप खुद पढ़ के समझ जाएंगे, नेकलेस चैप्टर आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो इसका ऑप्शन है
ए नेकलेस, बी वाला इसका आंसर सही है। तो ये था पार्ट ए जो आपने अभी तक देखा। पार्ट ए में जो 20 क्वेश्चंस थे ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे और इनके जो भी आंसर्स हैं वो आपको OMR शीट में करने हैं। OMR शीट कैसे फिल करते हैं ये आपको मैं बिल्कुल डिटेल में बता दूंगा एक अदर वीडियो पे, ठीक है। अब हम जा रहे हैं उन क्वेश्चंस पे, यानी कि जो पार्ट बी है 50 नंबर का, जिसमें आपको लिखना ही लिखना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं पार्ट बी। ये रहा पार्ट बी स्क्रीन पर, इसी पेपर का पार्ट बी। ये पेज नंबर 7 से शुरू है, देखिए स्क्रीन पर, देखिए ध्यान से। इसमें एक पैसेज मिला हुआ है, एक अनसीन पैसेज मिलता है और इस अनसीन पैसेज के से नीचे 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के लिखे हैं, ए बी सी आप देख सकते हैं। और चौथा सवाल एक है जो वोकेबुलरी बेस्ड है, मैंने आपको बताया इससे पहले वाले वीडियो में, तो वो 1 नंबर का ही सवाल आता है। 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 नंबर का ये अनसीन पैसेज हो गया, देख लीजिए। अब इसमें सबसे पहला काम है, अनसीन पैसेज को आप पूरे तरह से पूरे इत्मीनान से पढ़िए, बहुत टाइम रहता है एग्जाम में करने के लिए। तो पहले आप पूरे पैसेज को, अनसीन पैसेज को बड़े ही ध्यान से पढ़िए, 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, बड़ा रिलैक्स होकर, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। जब आपने पूरा ध्यान से पढ़ लिया, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ कैन वेल्दी पीपल हेल्प द सिक एंड हेल्पलेस चिल्ड्रन? जो अमीर लोग हैं वो किस तरह से बीमारों की और बच्चों की मदद कर सकते हैं। और अगर आपने ठीक से पैसेज पढ़ा है तो देखेंगे आप ऊपर से, पैसेज की शुरुआत से आप देखिए, पहली ही लाइन में आप राइट हैंड साइड से देखिए, रिचेस कैन बी, यहाँ से riches can be profitably spent in removing the wants to the poor and needy by providing them with food and clothing, by the establishment of hospitals for the sick, by starting of orphanages for helpless children। इतना ही सफिशिएंट है, यानी कि गरीबों के लिए और बीमारों के लिए और जो असहाय बच्चे हैं उनके लिए अमीर लोग क्या कर सकते हैं, वो इन 3 लाइन्स में बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा है। अब आया दूसरा सवाल, व्हाट वर्क्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी कैन बी कैरीड आउट बाय रिच मैन? जो अमीर लोग हैं उनके द्वारा जनता के भलाई के लिए, उनकी जनोपयोगी जिनको कहते हैं, उसको कौन से काम किए जा सकते हैं। तो इसमें आपने पैराग्राफ, फिर वही बात आगे अगर ठीक से पढ़ा होगा, यहाँ पे एक वर्ड आया पब्लिक यूटिलिटी। अब कुछ लोग दिमाग लगाते हैं, यार ये पब्लिक यूटिलिटी पैसेज में ढूंढो कहाँ लिखा है। तो आप ऊपर से लाइन गिनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं लाइन पे आपको मिलेगा पब्लिक यूटिलिटी। अब पब्लिक यूटिलिटी के आगे सच एज फाउंडेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, promoting the growth of science and agriculture by financing research institutions may be carried out। यानी ये चीज़ें वो अमीर लोग कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तीसरा, हाउ डू मैनी रिच पीपल वेस्ट देयर मनी? बहुत से अमीर लोग अपना पैसा कैसे बर्बाद करते हैं। तो ये पैसेज के लास्ट में हम देखेंगे, यहाँ से आप नीचे से गिनिए, 1, 2, 3, चौथी लाइन में किनारे से देखिए, चौथी लाइन में किनारे से, रिच मैन हु लिटरली रोल इन वेल्थ आर इजीली टेम्प्टेड टू वेस्ट देयर मनी। ठीक है, वेस्ट दिए पैसा कैसे बर्बाद करते हैं, ऑन लग्जरीज एंड ऑन ग्रेटिफिकेशन ऑफ फिजिकल प्लेजर्स डिफिशिएंट इन मोरल और स्पिरिचुअल इंटरेस्ट्स। ये हो गया तीसरे का आंसर। अब आया डी वाला, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सेवरल। ये एक क्वेश्चन वोकेबलरी का आता है कि एक वर्ड दे दिया जाएगा आपको, या तो उसकी मीनिंग पूछ लेंगे आपसे कि इस पैसेज से एक ऐसा वर्ड ढूंढिए जिसकी मीनिंग इसकी मीनिंग एक सेम होनी चाहिए, या अपोजिट वर्ड पूछ लेंगे लेकिन इसमें मीनिंग पूछिए। तो सेवरल की जो मीनिंग है, यहाँ पे 2 मीनिंग्स दे रखी हैं, आप दोनों में से कोई सा लिख सकते हैं। पहली ही लाइन में ये आपको लिखा दिख रहा है मैनीफोल्ड, ठीक है, MANIFOLD, मैनीफोल्ड पहली ही लाइन में लिखा हुआ है। और इसमें बीच में कई जगह पर मैनी भी आया है, MANY मैनी, यानी बहुत सारे, सेवरल वाले भी बहुत सारे, मैनी भी बहुत सारे, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, ठीक है, ये कर सकते हैं। ये हो गया अनसीन पैसेज। अब आ गए हम पेज नंबर 8 में, ये आपकी स्क्रीन पे देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे शुरू हो रहा है, राइट अ लेटर। एक लेटर है
या फिर और लगा हुआ है, या फिर एक एप्लीकेशन आपको लिखनी है। राइट, इसमें देखिए इस पिछले साल एग्जाम में कौन सा लेटर आया था, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड फ्रॉम द प्लेस यू आर विजिटिंग ड्यूरिंग हॉलीडेज। आपने छुट्टियों में जिन जगह पे आपने विजिट किया उस जगह के बारे में अपने दोस्त को एक पत्र लिखना है। या फिर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू अलाउ यू अ वीक्स लीव ऑफ एब्सेंस एज यू आर इल। यानी आप बीमार हैं, बहुत आसान एप्लीकेशन आ गई, आप बीमार हैं और 7 दिनों के लिए, नहीं हफ्ते भर की छुट्टी के लिए आपको अपने प्रिंसिपल साहब को एक एप्लीकेशन लिखनी है। दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है आपको। 4 नंबर का सवाल है। अब आगे तीसरे में, तीसरा सवाल यहाँ पे आपको मिलेगा, राइट रिपोर्ट। देखिए राइट रिपोर्ट या और करके नीचे आ जाइए, राइट एन आर्टिकल। राइट रिपोर्ट, या तो रिपोर्ट लिखनी है या तो आर्टिकल। मैंने आपको बताया था 3 चीज़ें आती हैं इसमें, 3 चीज़ें आती हैं, रिपोर्ट, आर्टिकल या फिर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, जिसको शॉर्ट ऐसे भी कहते हैं। अब 3 में से कोई 2 चीज़ें आएंगी, 3 में से 2 ही चीज़ें आएंगी, अब 2 में से भी आपको एक अटेम्प्ट करना है। तो इसमें हिंट्स दे दिए जाते हैं, इसमें आप पढ़ के देखेंगे तो आपको पूरे हिंट्स इसमें मिल जाएंगे कि इसमें जो आया है रिपोर्ट ऑन दिवाली सेलिब्रेशन, आपके गांव में या शहर में दिवाली का सेलिब्रेशन आपको आपके 100 वर्ड्स में आपको लिखना है, ये नीचे हिंट्स दे दिए हैं। और गर्ल्स एजुकेशन, यहाँ पे लड़कियों की शिक्षा के ऊपर एक आर्टिकल आपको लिखना है, उसमें भी हिंट्स दे दिए। यानी ये जो हिंट्स दिए जाते हैं, इन्हीं हिंट्स की मदद से आपको पूरा कंप्लीट इसको लिखना रहेगा 100 वर्ड्स के अंदर का। ठीक है, तो अब हम आगे आ गए। अब ये आया पेज नंबर 9 में ग्रामर। अब ये ग्रामर में 3 सवाल आपको दिख रहे हैं, ए, बी और सी। पहला सवाल ए वाला डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, दूसरा सवाल है एक्टिव पैसिव का, तीसरा सवाल है पंक्चुएशन का। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर मैं पूरा अलग वीडियो एक बनाऊंगा, एक्टिव पैसिव का वीडियो एक मैं अलग बनाऊंगा, आप सब उसमें देख सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और पंक्चुएशन क्या चीज़ होती है कुछ लोगों को नहीं पता। पंक्चुएशन क्या है कि जो भी सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें कहाँ कॉमा लगेगा, कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, कौन सा लेटर, कौन सा वर्ड ऐसा है जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, ये सारी चीज़ों को बिल्कुल सही ढंग से करके लिखा जाता है, वो पंक्चुएशन कहलाता है। तो 2 नंबर का डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है ए वाला, बी वाला है एक्टिव पैसिव वाला क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, और सी वाला है पंक्चुएशन का। ये 2 नंबर के 3 सवाल ये हो गए। अब आया चौथा सवाल ट्रांसलेशन। 4 नंबर का आता है ट्रांसलेशन। आपको 4 लाइन का एक पैसेज छोटा सा मिलेगा, उसको आपको हिंदी में दिया रहेगा, उसको आपको इंग्लिश में आपको उसको ट्रांसलेट करना होगा। ठीक है, अब आया 5वां सवाल। 5वां सवाल आ गया, ये आया है आपकी टेक्स्ट बुक से। अब देखिए स्टार्ट हो गया सवाल, क्वेश्चन आंसर्स। तो आपकी फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उससे ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। देखिए और लगा हुआ है, इसमें 2 सवाल आए हैं, 2 में से कोई सा एक करना है। वाई डिड द पोस्टमैन लॉफ हार्टिली, पोस्टमैन दिल खोल करके क्यों हंसा, ये कि ये आ गया ए लेटर टू गॉड से। ठीक है, और या फिर व्हाट आर द मेन प्रिपरेशन ऑफ द बेकर्स ऑफ गोवा, ये क्वेश्चन आ गया ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के ए बेकर फ्रॉम गोवा स्टोरी से। उसमें 2-3 स्टोरीज हैं, उसमें से ये देखिए आ गया। दोनों में से कोई सा एक आपको करना है। तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये वाले। अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर 10 पे। तो ये आ गया पेपर का अगला, आगे बढ़ गए पेपर में हम। तो अब ये बी वाला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए नेल्सन मंडेला का क्वेश्चन आ गया, ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है नेल्सन मंडेला वाला। या फिर क्वेश्चन आ गया व्हाट डज द राइटर से अबाउट द टी फ्रॉम आसाम, टी फ्रॉम आसाम से आ गया। ये भी ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया चैप्टर में एक स्टोरी जो टी फ्रॉम आसाम है उसमें से ये ले लिया गया है क्वेश्चन। तो इन 2 में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, इनका आंसर 30 से लेके 40 वर्ड्स के बीच में इनका आंसर होना चाहिए। अब आया लॉन्ग क्वेश्चन। फर्स्ट फ्लाइट बुक चल रही है अभी, फर्स्ट फ्लाइट बुक से लॉन्ग क्वेश्चन देखिए किसने आया है, 2 आए हैं ए और बी में। व्हाट डज द राइटर से अबाउट कूर्ग एंड इट्स पीपल, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के कूर्ग वाले स्टोरी से ये क्वेश्चन आया लॉन्ग। या फिर बी वाला है हाउ डिड गौतम बुद्ध कन्विंस कीसा गौतमी दैट डेथ इज अनअवॉइडेबल, ये आया द सरमन ऑफ बनारस। ठीक है, इस चैप्टर से आया है। तो इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करके आपको उसका आंसर करना है। अब आया 7वां सवाल, ये आ गया पोएम से। पोएम जो भी पोएम्स होंगी उसमें से आपको या तो एक शॉर्ट क्वेश्चन करना है या फिर आपको 4 लाइन की पोएम लिखनी है। मैंने आपको बताया था ज़्यादातर स्टूडेंट्स पोएम सेलेक्ट करते हैं, वो 4-5 पोएम्स की कुछ लाइनें याद करके आते हैं, लेकिन पोएम्स, वही पोएम्स की लाइन्स आपको कॉपी में लिखनी है जो एग्ज़ाम पेपर में ना दी हो।
अगर आपने वो लाइंस लिख दी जो पेपर में दे रखी हैं, जैसे इस पेपर में द क्रो वाला आपने भी देखा था, द क्रो वाली वो 4 लाइन्स थी, अगर आपने वो उठा के लिख दिया, आप सोचा कि 4 लाइन तो लिखनी है, वही वाली लिख दे, कोई मार्क्स उसमें आपको नहीं मिलेंगे, 0 हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो इसमें आप कुछ ऐसी ही देखिए, इसमें लिखे हैं डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में जो लाइन्स दी हैं उन्हें आपको नहीं लिखना है। अब आया 8वां सवाल, सेंट्रल आइडिया। 3 सेंट्रल आइडिया आपको मिलेंगे, 3 में से कोई सा एक सेंट्रल आइडिया आपको सिलेक्ट करना है, 3 नंबर का। इसमें देखिए कौन कौन से सेंट्रल आइडिया आए थे लास्ट ईयर, फायर एंड आइस, ए टाइगर इन द जू, द ट्रीज। इन 3 में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया आपको करना है। अब आ गए हम पेपर के लास्ट पेज पर, आ गए 11 नंबर पेज पे। ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये आपका आ गया, अब कौन सी बुक, फुट प्रिंट्स विदाउट फीट जो बुक है आपकी, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा। 2 ए और बी करके 2 क्वेश्चन आए हैं। देखिए, हाउ वॉज मिसिस पंफ्रे रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ ट्रिकी, ये आ गया ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी वाले चैप्टर से। और ये दूसरा है हाउ डिड भोली कंसोल हर फादर इन द एंड, ये भोली वाले चैप्टर से आ गया। इन 2 चैप्टर्स में से ये जो 2 क्वेश्चन आए इनमें से कोई सा एक ही आपको करना रहेगा, ठीक है। अब आया 10वां सवाल, सबसे आखिरी क्वेश्चन जो होता है लॉन्ग क्वेश्चन। ये देखिए आया है, व्हाई डिड ग्रिफिन डिसाइड टू स्लिप इनटू ए बिग लंदन स्टोर, व्हाट डिड ही डू इनसाइड द स्टोर। ये फूड प्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर से ये लॉन्ग क्वेश्चन आ गया है। अब बी वाला, व्हाई वॉज मिसिज लॉयसल डिससेटिस्फाइड विद हर लाइफ, जो श्रीमती लॉयसल थी वो अपने जीवन से क्यों असंतुष्ट थी, तो ये आया द नेकलेस से। देखिए ये दोनों कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो इस तरह से आपने आज के इस वीडियो में देखा इंग्लिश का पेपर कैसे आता है, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये डिटेल में मैं आपको कोशिश करूंगा एक अलग वीडियो बनाने के लिए, जिसमें मैं आपको ये जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, इस एग्ज़ाम में कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज़ है, पूरी डिटेल एक बार बताने की कोशिश करूं, जिससे आपको एग्ज़ाम की तैयारी में और मदद मिले। फिलहाल आज के इस वीडियो में आपने देख लिया कि बोर्ड का पेपर कैसा होता है, किस तरह से आता है और आपको उसमें कैसे क्या करना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो की हेल्प से आप कम से कम इतना तो समझ सकते हैं कि हमें एग्ज़ाम में क्या करना है, कैसे करना है। बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपने अभी तक भी पढ़ाई नहीं की है तो आज ही से जुड़ जाइए, पढ़ाई कीजिए और आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ये 70 में से 70 मार्क्स की पूरी तैयारी आप करके लाएंगे तो आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में आएंगे, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, क्योंकि अगले वीडियो में आपको दूसरे सब्जेक्ट्स हिंदी, सोशल स्टडीज़, साइंस, मैथ्स, अभी बहुत से सब्जेक्ट्स बाकी हैं, सारे वीडियोस आपको मैं अवेलेबल कराऊंगा इसी चैनल पर। तो मिलते हैं आपसे फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।